हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन द BS4 एंड BS6 व्हीकल। आपको पता है अभी हमारे देश में BS6 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 1 अप्रैल 2020 से। और जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है उसके साथ साथ काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ है। ये बहुत सारे मैटर कोर्ट में भी हैं, ऑलरेडी उन सब पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। क्योंकि ये काफी न्यूज में है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे। वो क्वेश्चन हो सकते हैं टेक्निकल भी हों, इट मे पॉसिबल कि वो क्वेश्चन नॉन टेक हैं, आपके एक्ट एंड रूल से रिलेटेड पूछ लिए जाएं। तो ऑलरेडी एक्ट एंड रूल का जो पोर्शन है जो कि इससे रिलेटेड है हमने डिस्कस किया हुआ है, कई सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल डिफरेंस क्या होता है BS4 और BS6 व्हीकल में। यहाँ पे कुछ कंटेंट हैं जो मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भारत स्टेज क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। BS6 और BS4 में डिफरेंस क्या होता है व्हीकल में वो डिस्कस करेंगे। BS जो 6 फ्यूल है उसका एडवांटेजेस क्या है, कैसे ये BS4 से डिफरेंट है, ये डिस्कस करेंगे। जो हमारी BS6 की व्हीकल हैं क्या वो BS4 फ्यूल पे रन कर सकती हैं, अगर करेंगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी या प्रॉब्लम नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी, ये सारी चीजें। परफॉर्मेंस डिफरेंस क्या होता है BS6 BS4 के व्हीकल में, प्राइस में चेंजेस क्या आएंगे, और लास्ट में डेफिनेटली कुछ टेक्निकल बेस्ड MCQ भी यहाँ पे हम करने वाले हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको पता है हमारे देश की जो सिटीज है वो दुनिया में टॉप कर रही है एयर पोल्यूशन में, और ये एयर पोल्यूशन आपके इंडस्ट्री से भी आता है, आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी आता है, बट इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। इसलिए गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है कि हम फ्यूल टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करें, फ्यूल में जो भी पॉल्यूटेंट हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। इसके साथ साथ हम किस तरीके से अपने व्हीकल की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने इंजन के टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे इंजन का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसको हम इंप्रूव कर पाए कि पोल्यूशन कम से कम हो, ये सारी चीजें हमने चेंज करने की कोशिश किया है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन हो रहा है सल्फर कंटेंट के बारे में, तो ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है हमारे BS6 के व्हीकल में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के ID को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाई इट इज भारत स्टेज। भारत स्टेज क्यों इंप्लीमेंट किया गया, भारत स्टेज है क्या, क्या रीजन था इसके पीछे के इंप्लीमेंटेशन का। तो भारत स्टेज कुछ भी नहीं है, एक तरह का एमिशन स्टैंडर्ड है जिसे हम कहते हैं भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड। सबसे पहले इसको 2000 में इंप्लीमेंट किया गया था और ये हमने बोरो किया था यूरोपियन यूनियन से, वहां के स्टैंडर्ड को हमने अपने यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। बेसिकली ये मॉनिटर करता है हमारे ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से जो एमिशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसको यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। और इस स्टैंडर्ड को सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड, दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये पूरा सिनेरियो है भारत स्टेज का। ऑलरेडी इस पे कई सारे मैंने क्विज क्वेश्चंस किए हैं, हमने डिस्कस किए हैं कि भारत स्टेज कब से कब इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 में, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में सेकेंड वाला, थर्ड वाला 2010 में, और जो फोर्थ था आपका उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए था 2015 में, बट नहीं हो पाया, वो इंप्लीमेंट हुआ 2017 में, और फिर हमने 5 को स्किप कर दिया। अब हमारे देश में चल रहा है BS6 जो कि काफी न्यूज में है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आप जानते होंगे, इससे रिलेटेड मैंने पोल भी किया है और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज BS6 रेडी इंजन। जो BS6 इंजन है उनमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो बेसिकली जो BS6 का इंजन है, अगर उसमें मेजर मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो डीजल इंजन में ही हुआ है। पेट्रोल इंजन की जो व्हीकल है उसमें बहुत ज्यादा मेजर मॉडिफिकेशन हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमने ट्राई किया है कि हमारा जो पोल्यूशन है, जो एग्जॉस्ट से निकल रहा है, वो थोड़ा क्लीनर हो, हमने मिनिमाइज करने की कोशिश किया है एयर पोल्यूशन को। उसके लिए हमने यहाँ पे DPF मतलब डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर का यूज किया है, और इसके अलावा SCR सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, ये टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारे डीजल इंजन में ऐड किया गया है। बट एक चीज आपको समझना चाहिए कि क्या ये अभी न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले से भी हम इसको यूज करते आए हैं। बट यहाँ पे हमने इसके क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश किया है, इसको मॉडिफाई करने की कोशिश किया है ताकि हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर पाए। अब हम समझते हैं कि हाउ इज BS6 इज डिफरेंट फ्रॉम BS4। तो पहला जो मेजर चेंज है वो है फ्यूल में।
जो हमारा BS6 का फ्यूल है इसमें सल्फर कंटेंट को हमने मिनिमाइज करने की कोशिश किया है और बहुत हद तक इसको चेंज किया गया है। मींस 5 टाइम्स सल्फर कंटेंट को यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। BS4 के फ्यूल में जो सल्फर कंटेंट अलाउ किया गया था दैट इज 50 ppm, मतलब 50 पार्ट पर मिलियन, और जो BS6 में अलाउ किया गया है दैट इज 10 पार्ट पर मिलियन। इसको रिड्यूस करने का काम कौन करेगा? हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं वो करेंगी, और रिड्यूस करके इसको पूरे देश में बेचा जाएगा। इसे हम कहते हैं डीसल्फराइजेशन। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी बेसिकली ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना होता है हमारे ऑयल जो कंपनीज है, इसको हमारे इंजन से कुछ लेना देना है नहीं। तो पहला चेंज क्या है? हमारा जो फ्यूल है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की गई है, इसमें से सल्फर हमने रिड्यूस किया है। इसके अलावा जो हमारे BS6 की व्हीकल हैं वहां पे NOx को 70% तक रिड्यूस किया गया है इन डीजल इंजन एंड 25% तक रिड्यूस किया गया है इन पेट्रोल इंजन। कैसे NOx को रिड्यूस किया गया, उसके लिए क्या यूज किया गया, हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली NOx के रिडक्शन के लिए हम यूज करते हैं सेलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर को, और यहाँ पे DPF जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर यूज किया जाता है, SCR भी यूज किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी BS6 की व्हीकल है वहां पे रियल ड्राइविंग एमिशन, ये बेसिकली क्या है और इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? देखो, हम सभी को पता है कि जो टेस्टिंग होती है व्हीकल की वो लैब में होती है, और जो लैब की टेस्टिंग है हमारे एक्चुअल वर्ल्ड से काफी डिफरेंट होती है। जब आप एक्चुअल में व्हीकल को रोड पे चलाते हो तो वहां पे रोड की कंडीशन मैटर करती है, आप किस तरीके से व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो वो आपका मैटर करता है व्हीकल के परफॉर्मेंस पे, जो क्लाइमेट कंडीशन है वो मैटर करती है, और इसको हम इंडोर्स नहीं करते थे लैब के कंडीशन में जब हम टेस्टिंग करते थे। तो हमारे पेपर पे तो होता था कि ये व्हीकल पर्टिकुलर इतना एमिशन करेगी, बट जैसे ही वो व्हीकल रोड पे जाती थी तो उसका एमिशन ड्रास्टिकली चेंज हो जाता था। तो अब हम उसको भी मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा रियल ड्राइविंग एमिशन है वो क्या है, उसको कैसे हम मॉडिफाई करें। चौथा जो मेजर चेंज है इसमें BS6 के व्हीकल में यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर दिया गया है हमारे ऑन बोर्ड डायग्नोसिस को, कि जो भी BS6 की व्हीकल हैं उनमें ऑन बोर्ड डायग्नोसिस होना चाहिए। तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि BS4 के व्हीकल पे क्या ऑन बोर्ड डायग्नोसिस नहीं था? डेफिनेटली BS4 के व्हीकल में भी ऑन बोर्ड डायग्नोसिस था, बट अब उसको एक्सटेंड किया गया है। इससे पहले बेसिकली हम ऑन बोर्ड डायग्नोसिस में कंट्रोल करते थे हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम को। अब एग्जॉस्ट सिस्टम के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम ऑन बोर्ड डायग्नोसिस में बेसिकली इंक्लूड करने की कोशिश किया है हमने यहाँ पे। अब आगे इन सबको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये जो 4 टेक्नोलॉजी में मेजर चेंजेस हुए हमारे BS6 के व्हीकल में वो क्या हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं PDF के बारे में। इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने एमिशन कंट्रोल को डिस्कस किया हुआ है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, और इस लेक्चर के लास्ट में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक और वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो जरूर देखिएगा आप। थोड़ा सा यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर बेसिकली होता क्या है। तो ये एक तरह का सेरेमिक फिल्टर होता है। ये करता क्या है, जो सूट होता है, जो कालिक होती है, आपने देखे होंगे कहीं पे धुआं हो रहा है ना तो बेसिकली कालिक कलेक्ट हो जाती है जिसे हम सूट कहते हैं। तो ये जो सूट होता है बेसिकली ये इसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर, एक शेप बनाना पड़ता है जो बहुत ही नैरो होल होता है वहां पे, जो कि बेसिकली सूट को पास होने नहीं देते हैं और उसको कलेक्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टीनी होल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि ये पूरा ब्लॉक कर दे आपको सिस्टम को। एग्जॉस्ट भी होना चाहिए, बट एग्जॉस्ट में जो सूट होता है ये केवल उसी को कलेक्ट करता रहता है। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो ये आपका है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो काफी टीनी होल्स हैं, तो ये पास नहीं होने देते हैं, सूट को बाहर नहीं जाने देते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर शूट इससे पास नहीं होगा तो यहाँ पे कलेक्ट होता जाएगा और कुछ टाइम बाद ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, भर जाएगा, उसको क्लीन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसको थोड़ा सा फिजिकली समझना चाहते हो तो कहीं पे आप देखो, अगर लकड़ी पे या कोयले पे खाना बन रहा होगा तो वहां पे देखोगे कि अगर घर के ऊपर देखोगे तो ये पूरा काली कलेक्ट हो जाती है, उसे हम सूट कहते हैं। तो उसी तरीके से हमारे व्हीकल में भी होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने एक प्रोसेस बनाया हुआ है दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन ऑफ DPF। मतलब रीजनरेशन का मतलब होता है कि फिर से हम अपने DPF को एक्टिवेट करें। अगर वो पूरी तरीके से फिल हो गया है या पार्शियली फिल हो गया है तो किस तरीके से हम उसे क्लीन कर दें
ताकि जो सूट है वो फिर से बाहर न जाए, ब्लॉकेज क्रिएट ना हो। तो ये दो तरीके के होते हैं बेसिकली, एक होता है पैसिव, दूसरा होता है एक्टिव। पैसिव रीजनरेशन क्या होता है? पैसिव रीजनरेशन ये होता है कि आप बहुत देर तक अपने व्हीकल को चलाओ या फिर बहुत स्पीड में आप अपने व्हीकल को चलाओ, तो होगा क्या, वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर इंजन का भी बढ़ेगा और आपके एग्जॉस्ट का भी बढ़ेगा। जब आपके एग्जॉस्ट का टेम्परेचर एक डिफाइंड टेम्परेचर, डेफिनेट टेम्परेचर अचीव कर लेता है, तो जो शूट होता है वहां पे वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है, और जब वो बर्न करेगा तो बर्न करके वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके को हम कहते हैं पैसिव रीजनरेशन। पैसिव रीजनरेशन के अलावा एक होता है एक्टिव रीजनरेशन। आप सोचोगे कि अगर कोई ऐसा आदमी, बूढ़ा आदमी है, वो हमेशा स्लो व्हीकल चलाएगा तो उसकी व्हीकल में तो रीजनरेशन होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे हमने एक दूसरी टेक्नोलॉजी दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं एक्टिव रीजनरेशन। एक्टिव रीजनरेशन में ये जो एक्टिव रीजनरेशन है ये कंट्रोल होता है ईसीयू के द्वारा। ईसीयू जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या करती है, कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्ट कर देती है ऑटोमेटिकली हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम में, और वो वहां पे बर्न होता है। जैसे ही वहां पे बर्न होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वहां पे जो सूट होगा वो बर्न आउट होगा और बाहर निकल जाएगा। तो ये तरीका होता है जो हमारा बेसिकली डीबीएफ होता है उसको क्लीन करने का, और ये जरूरी भी है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ये बेसिकली इनका मेनली मेजर काम क्या होता है, टू रिड्यूस द NOx। NOx एक पॉल्यूटेंट है, इसको भी हमको रिड्यूस करना होता है। और इससे पहले जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, और हमने कहा कि उसको रीजनरेट करने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना होता है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो NOx फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है। डेफिनेटली पहले से भी NOx फॉर्मेशन होता ही है, बट टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से NOx फॉर्मेशन और बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर केवल रीजनरेशन के लिए ही नहीं बढ़ता है, कोई किसी का अगर अनयूनिफॉर्म ड्राइविंग है, कोई आदमी है बहुत तेज चलाता है, कोई हिली एरिया है, अप एंड डाउन ड्राइविंग है, तो वहां पे भी NOx बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो कंबशन होता है वहां पे अनयूनिफॉर्म हो जाता है और आप एक्सेलेरेटर तेज लेते हो जिसकी वजह से NOx बढ़ता है। तो ये भी एक पॉल्यूटेंट है, हमको इसको भी रिड्यूस करना है, और इसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन बेसिकली किस तरीके से NOx रिड्यूस करता है? NOx को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक फ्लूइड का यूज होता है जिसे हम कहते हैं डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। जैसे आप अपने इंजन में यूज करते हो डीजल इंजन, उसी तरीके से यहाँ पे डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भी यूज होता है। इसके लिए एक सेपरेट टैंक होता है जहाँ पे आप डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड को फिल करते हो और उसको सप्लाई करते हो। किस तरीके से करते हैं आगे मैं आपको एनिमेशन दिखा दूंगा। जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड होता है इसमें होता क्या क्या है, एक तो होता है यूरिया। यूरिया का नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा। दूसरा जो मेजर यहाँ पे कंटेंट होता है दैट इज डीनेचर्ड वाटर। अब ये डीनेचर्ड वाटर होता क्या है, जैसे यहाँ पे दो वर्ड है, एक है डी, दूसरा है नेचर्ड। एक होता है वाटर आपका नेचर में है, अगर आपने उसको डीनेचर्ड कर दिया, डीनेचर करने का मतलब है कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट वाटर के आपको वहां से निकालने होते हैं जो कि रिएक्ट कर सकते हैं, तो उनको निकाल के आप इसमें मिक्स कर देते हो और इसको आप यूज करते हो। अब आगे ये होता क्या है, बेसिकली जब आप इसको एग्जॉस्ट में इंजेक्ट करते हो, एग्जॉस्ट में इंजेक्ट करने के साथ ही जो यूरिया का मिक्सचर होता है वो हॉट गैसेस के साथ मिक्स हो जाता है और वहां पे वो फॉर्म कर लेता है अमोनिया एंड CO2। तो CO2 को तो आप डायरेक्टली रिलीज कर सकते हो इन्वायरमेंट में, बट जो यहाँ पे अमोनिया है, ये अमोनिया क्या करती है, ये अमोनिया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से रिएक्ट कर लेती है। रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन बन जाता है और वाटर बन जाता है। मींस यहाँ पे जो NOx है वो किसके फॉर्म में बाहर निकलता है, दैट इज N2 प्लस H2O के फॉर्म में निकलता है, जो कि हार्मलेस है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है। तो कुछ ये सिस्टम है, आगे आप इसका एनिमेशन भी देख सकते हो। तो ये बेसिकली यहाँ पे एनिमेशन है। तो आप देखो यहाँ पे एग्जॉस्ट आपके इंजन से ये गैसेस आ रही हैं। बेसिकली यहाँ के आने के बाद ये सबसे पहले जाती हैं डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर में, तो यहाँ पे जो शूट है उसको सेपरेट कर लिया जाता है। इसके बाद ये SCR यूनिट में जाती हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो आपका वो फ्लूइड है यूरिया और वाटर का मिक्सचर वाला, वो यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ पे ये मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद यहाँ पे अमोनिया सेपरेट हो जाती है और ये रिएक्ट करके जो आपका N2 है प्लस H2O हो, ये यहाँ से बाहर चला आता है। तो ये कुछ तरीके से टेक्नोलॉजी है जिससे हम एग्जॉस्ट सिस्टम को क्या करते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम में जो एयर पोल्यूशन है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं।
अब डिस्कस करते हैं रियल ड्राइविंग एमिशन को। इसको भी नोटिफाई किया गया है हमारे BS6 सिस्टम में, बट इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा 2023 को। अभी तक मैक्सिमम लोगों के माइंड में यही होगा कि जो BS6 है उसमें बेसिकली हमारी जो टेल पाइप का एमिशन है या जो हमारे एग्जॉस्ट का एमिशन है हमने केवल उसी को रिड्यूस किया है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बात किया, जो रियल टाइम एमिशन है उसको हम मेजर करेंगे। अभी के लिए हम उसको मेजर करेंगे कि जो हमारी पहले लैब में टेस्ट हुआ एमिशन है वो रियल टाइम एमिशन कितना दे रहा है, रोड के कंडीशन में वहां पे क्या एमिशन आ रहा है, ड्राइविंग कंडीशन में क्या एमिशन आ रहा है। इसको बेसिकली मेजर कौन करेगा? जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड एजेंसी हैं वो इसको मेजर करेंगी और इसका एक रिकॉर्ड बनाएंगी। ये रिकॉर्ड बन जाएगा कि हमारे पास जो डिफरेंसेज हैं वो कितना है, लैब में एमिशन कितना होता था, ऑन रोड एमिशन कितना हो रहा है, और फिर हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, उसको मीट करने की कोशिश करेंगे। उन दोनों के बीच में जो गैप है, बेसिकली समझ कर लो ये लैब का आपका एमिशन है और इससे ज्यादा एमिशन हो रहा है आपको रियल लाइफ में, मतलब रियल वर्ल्ड में जब आप रोड पे व्हीकल ड्राइव कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे और इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा 2023 में। अब हमारी जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज ऑन बोर्ड डायग्नोसिस। ऑन बोर्ड डायग्नोसिस के रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हो। ऑन बोर्ड डायग्नोसिस को भी कंपलसरी कर दिया गया है आपके BS6 के व्हीकल में कि मैंडेटरी ऑन बोर्ड डायग्नोसिस तो होना ही चाहिए। पहले से भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे व्हीकल में ऑन बोर्ड डायग्नोसिस आता था, बट अब हमने उसको एक्सटेंड करने की कोशिश किया है। पहले वो कुछ कंपोनेंट्स को कवर करते थे, अब हमने उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश किया है। यहाँ पे बेसिकली ऑन बोर्ड डायग्नोसिस होती क्या है? ऑन बोर्ड डायग्नोसिस एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड डिवाइस, जो बेसिकली हमारे कंपोनेंट्स में या हमारे इंजन में, हमारे व्हीकल में जो माल फंक्शंस कंपोनेंट्स हैं जो काम नहीं कर रहे हैं उनको रिपोर्ट करने की कोशिश करता है। चाहे वो ओनर को बताने की कोशिश करता है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जो टेक्नीशियन है जो उसको रिपेयर करेगा उसको हिंट मिलता है वहां से कि ये बेसिकली फंक्शन काम नहीं कर रहा है। तो ये एक तरह का प्रोग्राम है और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल्ड डिवाइस है। मतलब हमने हमारे व्हीकल में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम हार्डवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं और बाहर से जब डायग्नोसिस को हम उसमें ऐड करते हैं, जो डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर है हम उसको ऐड करते हैं, तो बेसिकली वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है हमारे डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर को रिस्पॉन्ड करना चालू करता है, जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। बट ऐसा नहीं है कि केवल हम बाहर से डायग्नोसिस सिस्टम को उसमें कनेक्ट करेंगे तभी हमको पता चलेगा। ऑलरेडी वहां पे कुछ इंडिकेटर्स भी लगे होते हैं हमारे व्हीकल में जो बताते हैं कि पर्टिकुलर यहाँ पे मॉल फंक्शंस हैं। तो कुछ के लिए वहां पे ऑलरेडी इंडिकेटर्स लगा होता है, कुछ के लिए हमारे पास एक्सटर्नल डायग्नोसिस सिस्टम होता है जो हमारे कनेक्ट करने के बाद हमको मॉल फंक्शंस का पता चलता है। तो बेसिकली यहाँ पे इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, ये होना ही चाहिए हमारे व्हीकल में। दूसरा चीज यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर को भी मैंडेटरी कर दिया गया है। बेसिकली ऑक्सीजन सेंसर आपको पता है कि जो कंबशन होता है वो बहुत हद तक ऑक्सीजन सप्लाई पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन सप्लाई कम है, ज्यादा है, या फिर उसकी जो मॉनिटरिंग प्रॉब्लम है कि किस हद तक कितना सेंसिटिवली वो मॉनिटर हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कर देंगे तो हमारे कंबशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो वहां पे अनबर्न गैसेस बाहर आती हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमने अपने इंजन के परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करने की कोशिश किया है ताकि यहाँ पे एमिशन को हम कंट्रोल कर पाए। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमारा ऑन बोर्ड डायग्नोसिस होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड यूनिट होती है और ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड है तो यहाँ पे एरर के चांसेस कम होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे सेंसर होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड यूनिट रेगुलेट करती है, जैसे ऑक्सीजन सेंसर हुआ, आपका फ्यूल इंजेक्टर में सेंसर लगे होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड यूनिट क्या करती रहती है, मॉनिटर करती रहती है। जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया कि वहां पे जो यूरिया का सोल्यूशन है वो भी कंट्रोल किया जाता है हमारे ECU से ताकि एक प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई किया जा सके। और जो हमारी मॉडर्न व्हीकल हैं इनके बहुत सारे कंपोनेंट और भी ऐड किए गए हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स को, बहुत सारे पैरामीटर को हमने एक्सेस करना शुरू किया है बाय द डायग्नोस्टिक लिंक कनेक्टर, ताकि हम उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर पाएं। अगर वहां पे कुछ मॉल फंक्शन है तो इजीली हम उसको डिटेक्ट कर पाएं। अब आप खुद भी सोच के देखो कि अगर कोई भी यूनिट
ECU से कंट्रोल हो रही है, कोई भी कंपोनेंट ECU से कंट्रोल हो रहा है, तो वहां पे एरर के चांसेस कम होंगे। इसका एक रीजन और है कि जो हमारे BS6 की व्हीकल्स हैं उनके फ्यूल के कारण और उनके लो कंबशन रेट के कारण, चूंकि हमको यहाँ पे एमिशन को मिनिमाइज करना है तो वहां पे कंबशन रेट को भी हमको मॉनिटर करना पड़ा, जिसके वजह से इनकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट हुआ, इनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज की। अब इनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए या तो आप पावर ट्रेन, जो पावर ट्रांसमिशन है वहां पे आप इंप्रूव कर पाओ, वहां पे चीजें इंप्रूव हो पाए, या फिर आपके जो इंजन की बर्निंग कैपेसिटी है वो इंप्रूव हो पाए। तो हम इन दोनों पे काम किए हैं ताकि इस परफॉर्मेंस को जो यहाँ पे डिक्रीज हुए उसको कंपनसेट कर पाए। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या एडवांटेज हैं BS6 फ्यूल के। तो बेसिकली जो मेजर एडवांटेज है यहाँ पे पोल्यूशन से रिलेटेड ही है। जो PM 2.5 ये एक तरह का पॉल्यूटेंट है, ये पॉल्यूटेंट इसके वजह से, जैसे कि आप जिसे धुआं कहते हो, बेसिकली ये पार्टिकल्स होते हैं इस साइज के और इनके वजह से विजिबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। जहां पे व्हीकल चल रही है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आपको सामने अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि वहां पे धुआं भर जाता है। बेसिकली इस साइज के पार्टिकल्स होते हैं वहां पे। दूसरी चीज, इससे हेल्थ इफेक्ट भी होता है, आपके आईज इफेक्ट होते हैं, आपके स्किन की प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें हैं। तो इनको भी हमने रिड्यूस किया है। इनको ये पहले जो था अलाउ जो था जैसे 120 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर, अब उसको हमने रिड्यूस करके 20 to 40 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर कर दिया है। और इससे पहले हमने सल्फर कंटेंट को डिस्कस ही किया, इसको हमने रिड्यूस किया है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इन सब के वजह से यहाँ पे जो एमिशन होगा आपका 80% रिड्यूस हो जाएगा, आपका पार्टिकुलेट मैटर, और कुछ 70 to 80% आपके जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं जो कि एनवायरनमेंट में जाती थी, वो भी हम यहाँ पे रिड्यूस कर पाएंगे। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इंजन टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हाइड्रोकार्बन्स बाहर आ जाते हैं, जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उसको भी हम इम्प्रूव कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं हमारे BS6 में। देखिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। कैन BS4 कार रन ऑन BS6 फ्यूल? एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जगह अभी BS6 फ्यूल अवेलेबल नहीं है, BS6 व्हीकल आ गई हैं, तो क्या आपके पास BS6 व्हीकल है तो आप उसको BS4 के फ्यूल पे रन कर सकते हो? तो पहले दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास पेट्रोल व्हीकल है BS6 की, तो आप BS4 के पेट्रोल पे रन कर सकते हो इजीली, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बहुत सारे चेंजेस है नहीं जो आपकी पेट्रोल व्हीकल की अगर हम बात करें। बट अगर आपके पास BS6 की डीजल व्हीकल है तो आप उसको BS4 के डीजल पे रन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे मेजर चेंजेस हैं डीजल में सल्फर कंटेंट का, जो कि इफेक्ट करेगा, आपके सिस्टम को डैमेज कर देगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास BS4 की व्हीकल है और कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि BS4 फ्यूल मिलना ही बंद हो जाएगा, तो क्या आप BS6 पे रन कर सकते हो? तो डेफिनेटली आप रन कर सकते हो। पोल्यूशन भी थोड़ा कम ही होगा क्योंकि यहाँ पे हमने फ्यूल को इंप्रूव करने की कोशिश किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। बस डीजल गाड़ी में प्रॉब्लम है, इसीलिए सबसे पहले जो कंपनीज हैं उन्होंने पेट्रोल में ही BS6 व्हीकल लॉन्च किया है। अब धीरे धीरे वो डीजल में लॉन्च करना शुरू कर रही हैं, क्योंकि अब आपको जो BS6 का फ्यूल है वो मैक्सिमम जगह अवेलेबल हो जाएगा। अगर नहीं अभी तक है तो जल्दी ही वो आपको मिलना शुरू कर जाएगा। अब डिस्कस करते हैं कि ये सल्फर इतना मैटर क्यों करता है। देखिए सल्फर तो पॉल्यूटेंट है, बट इसके साथ साथ इसका एक एडवांटेज भी है। जो सल्फर है वो आपके फ्यूल पंप को और इंजेक्टर को लुब्रिकेट करने का काम भी करता था। अगर आप इसके कंटेंट को, इसके क्वांटिटी को मिनिमाइज कर दोगे तो वहां पे लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम होगा और वो आपके इंजेक्टर को और फ्यूल पंप को डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे अगर ऐसा होगा तो? बट ये बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, क्योंकि हमारा पोल्यूशन मेजर इशू है, इसलिए हमने यहाँ पे सल्फर को रिड्यूस कर दिया है। और जो यहाँ पे लुब्रिकेशन की बात है तो उसके लिए हम सेपरेट लुब्रिकेटिंग एडिटिव वहां पे यूज कर देंगे ताकि हमारा जो इंजेक्टर और फ्यूल पंप है वो डैमेज ना हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द BS4 कार एंड BS6 कार इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस? पहले भी ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि हमने एमिशन को यहाँ पे रिड्यूस किया है, तो एमिशन को रिड्यूस करने के साथ साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जनरली जो एमिशन को रिड्यूस करना होता है तो आपको टेम्परेचर रिड्यूस करना होगा ताकि जो NOx फॉर्मेशन है वो भी कम हो। तो जब आप टेम्परेचर को रिड्यूस करते हो
तो आपका जो कंबशन प्रोसेस है वो स्लो होता है, मीन टेम्परेचर को आप अचीव नहीं कर पाते हो। उम्मीद करता हूं आप मीन टेम्परेचर कैसे आपके एफिशिएंसी से कोरिलेट करती है, आप सभी को वो सारी चीजें पता होंगी। तो इन शॉर्ट जो आपका BS6 की व्हीकल्स है उसकी परफॉर्मेंस कम ही आने वाली है, डेफिनेटली कम आएगी। भले कंपनी ये क्लेम कर रही है कि वो काम कर रही हैं इंजन के परफॉर्मेंस पे और पावर ट्रेन पे, बहुत सारा उन्होंने उस पर रिसर्च किया है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश किए हैं ताकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस कम हुई है उसको कंपनसेट किया जा सके। बट नेवरदलेस आप देखोगे चाहे कितना भी इंप्रूव कर लिया जाए, आपकी जो BS6 की व्हीकल है उसकी परफॉर्मेंस कम ही रहने वाली है BS4 के व्हीकल से अभी के लिए। बाद में अगर कुछ मेजर चेंजेस हो जाते हैं टेक्नोलॉजी में तो दैट इज डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कॉस्ट चेंज इन BS6 कार इन इंडिया, क्या कॉस्ट में चेंजेस क्या होंगे, क्या हम ड्रास्टिक चेंज देख सकते हैं। देखिए अगर हम इन जनरल बात करें तो पेट्रोल में जैसे कि हमने बात किया कि बहुत ज्यादा चेंजेस हुए नहीं है, तो वहां पे 10,000 to 20,000 या 15,000 के बीच में जो रेट का वेरिएशन है वो आ सकता है। मतलब BS4 की जो व्हीकल है वो कुछ 10 to 20,000 महंगा होंगी पेट्रोल व्हीकल BS4 के पेट्रोल व्हीकल से। बट यहाँ पे मेजर चेंज आने वाला है प्राइस में, आपके जो डीजल व्हीकल है यहाँ पे कुछ 70,000 से 1,20,000 तक चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडिशनल आप देख रहे हो हार्डवेयर ऐड किए गए हैं। तो जब हार्डवेयर ऐड किए जाते हैं तो वहां पे प्राइस में तो चेंजेस आने वाले हैं। और पहले से भी हमारे जो पेट्रोल व्हीकल हैं और डीजल व्हीकल हैं, अगर सेम मॉडल की हम बात करें पेट्रोल और डीजल में, तो वो उनमें प्राइस डिफरेंस था कुछ 90,000 से लेके 1 लाख तक। अब ये डिफरेंस बढ़ जाएगा, आपका 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में डिफरेंस हो जाएगा अगर सेम मॉडल लेते हो आप पेट्रोल और डीजल। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। अब इसको किस तरीके से काउंटर किया जाएगा दैट इज डिफरेंट थिंग, वो आने वाले टाइम में हम देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ BS6 फ्यूल इन इंडिया, के कॉस्ट में भी डिफरेंस होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि वहां पे जो कंपनीज हैं, जो ऑयल कंपनीज हैं, उनको एडिशनली अगर डीसल्फराइजेशन करना है तो उनको वहां पे हार्डवेयर भी लगाने पड़ेंगे, अलग से आदमी भी लगाने पड़ेंगे, तो वहां पे कॉस्ट तो बढ़ेगी उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या कॉस्ट में भी चेंजेस आएंगे? देखिए अभी के लिए बहुत ज्यादा चेंजेस आए नहीं है, अभी के लिए आप कह सकते हो कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल है उसके ऑयल में जो प्राइस चेंज आया है, मतलब वहां पे क्रूड ऑयल का जो रेट गिरा हुआ है, कंपनीज को कहा गया है कि आप वहां पे इन सारी चीजों को कंपनसेट करो, और अभी के लिए कंपनी कर भी रही है। बट इन फ्यूचर डेफिनेटली जो BS6 फ्यूल है वहां पे प्राइस इंक्रीज होने वाला है, गवर्नमेंट भी इंक्रीज करेगी और आपके कंपनीज भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि बहुत दिन तक ये रेट जो है क्रूड ऑयल का वो मेंटेन रहने वाला नहीं है। जैसे ये रेट बढ़ेगा BS6 फ्यूल के भी रेट बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसको आप इजीली आंसर कर पाओगे मुझे उम्मीद है। सल्फर कंटेंट इन BS6 फ्यूल कितना होता है, कितना अलाउ है? 10। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी इन BS6, इनमें से कौन सा मैंडेटरी है? तो बी मैंडेटरी है, ऑन बोर्ड डायग्नोसिस होना चाहिए। जो भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स है फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2000 में हुआ था। इजी है सारी चीजें। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर DPF इज यूज टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करता है भाई? ये NOx रिड्यूस करता है? नहीं, ये रिड्यूस करता है आपका सूट को, बेसिकली जो कालिक होती है उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, रीजनरेशन ऑफ डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर DPF, हमने रीजनरेशन पढ़ा क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ये रिड्यूस करता है NOx को, इंक्रीज करता है, सॉरी ये वर्ड नहीं होगा, इंक्रीज NOx, नो इफेक्ट और नन ऑफ दिस। देखिए कैसे करते हो आप रीजनरेशन, टेम्परेचर बढ़ाते हो आप ताकि वो बर्न आउट हो जाए, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे NOx फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। तो रीजनरेशन DPF का NOx फॉर्मेशन को इंप्रूव मतलब इंक्रीज करता है, इंप्रूव तो नहीं कह सकते क्योंकि एक तरह का पोल्यूटेंट है, तो ये इंक्रीज करता है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन मेनली यूज फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? तो देखिए ये मेनली यूज किया जाता है NOx के रिडक्शन के लिए, NOx को हम मिनिमाइज कर पाए। बट ऐसा नहीं है कि जो SCR होता है आपका ये केवल और केवल NOx को रिड्यूस करता है, NOx को तो ये 90% तक रिड्यूस कर देता है। इसके साथ साथ ये SC को, CO को भी कुछ 50 से 80% तक रिड्यूस करता है। जो आपका पार्टिकुलेट मैटर होता है इसको कुछ 30 to 50% रिड्यूस करता है। तो आप कहोगे कि फिर ये क्यों लगाते हैं हम, DPF क्यों लगाते हैं? तो DPF जो होता है ये
ये इसको काफी हद तक रिड्यूस कर देता है, ग्रेट अमाउंट में 80 to 90% तक ये रिड्यूस कर देता है। तो बेसिकली ये दोनों सिस्टम मिलके आपके जो सूट है या फिर आपके एससी है, सीओ है या फिर आपको एनओएक्स है, ये सभी को 90%, 80-90% तक रिड्यूस कर देते हैं। और ये आपके क्वेश्चन के आंसर हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।